नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम 24 सितंबर के करंट अफेयर्स का अध्ययन करने जा रहे हैं और इसमें हमने द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कंपाइल किया है। ये सीरीज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह कर लाते हैं, जो आपको आपके परीक्षाओं की तैयारी में बेहद ही सहायक होगा। अगर आपको हमारी क्लासेस से संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए या इस क्लासेस का पीपीटी चाहिए तो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। रूस 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति कर देगा। इसका अनुबंधन 2018 में किया गया था। 5.43 अमेरिकी डॉलर का करार था। उद्देश्य भारत की वायु रक्षा प्रणाली क्षमता को कई गुना बढ़ाना। इसकी क्षमता है 400 किलोमीटर की दूरी और 30 मीटर ऊंचे दुश्मनों के लक्ष्य को पहचानना, ट्रैक करना और नष्ट करना। लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक खतरे को बेअसर करना, और इसे दुनिया के सबसे उन्नत लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली में से एक माना जाता है। इसकी डिलीवरी 5वीं प्रणाली की डिलीवरी 2026 तक मिलने की संभावना है। विश्व खाद्य भारत 2025 नई दिल्ली में शुरू। इसका थीम था सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। तिथि, आयोजन की तिथि 25 से 28 सितंबर होगा। स्थान भारत मंडप, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, भारत की खाद्य विविधता को प्रदर्शित करना और खाद्य सतत प्रणाली में भारत को वैश्विक नेतृत्व दिलाना। 100+ देश प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके सहभागी देश है न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। वहीं फोकस कंट्री है रूस, यूएई, वियतनाम और जापान। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम घोषणा, भारत के लिए डिजिटल रूपरेखा। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए 23 सितंबर 2025 को विशाखापट्टनम में आयोजित 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में विशाखापट्टनम घोषणा किया गया। इसमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जो विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि से जुड़ा हुआ है। सम्मेलन की थीम विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन रहा, जिसने डेटा आधारित नागरिक प्रथम गवर्नेंस मॉडल की आवश्यकता को दोहराया। घोषणा में इन प्राथमिकताओं पर बल दिया गया। सिविल सेवा में डिजिटल दक्षताओं के माध्यम से रूपांतरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, जीआईएस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स को स्मार्ट गवर्नेंस के सक्षम साधन बनाना। साइबर सुरक्षा और डिजिटल ट्रस्ट को राष्ट्रीय लचीलापन के स्तंभ के रूप में स्थापित करना और भारत भर में सफल डिजिटल मॉडल का विस्तार करना। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के कई सफल मॉडल को पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की गई, जैसे संपदा कृषि में नवाचार के लिए मध्य प्रदेश का ई खाता, बेंगलुरु का डिजिटल संपत्ति अभिलेख के लिए, रोहिणी ग्राम पंचायत जमीनी स्तर पर गवर्नेंस के लिए महाराष्ट्र का ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए, और डिजिटल इंडिया भाषणी वास्तविक समय में अनुवाद और संचार के लिए। वहीं डिजी यात्री हवाई अड्डे पर सुगम चेक इन के लिए और नॉड्रेश V2 कृषि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए। साथ ही विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश घोषणा विशाखापट्टनम को अग्रणी आईटी और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने का समर्थन किया गया और 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन विशाखापट्टनम में किया गया। इसका थीम था विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन।
इसकी प्राथमिकताएं एआई, साइबर सुरक्षा, डिजिटल समावेशन और सिविल सर्विस डिजिटल स्किल्स है। नेक्स्ट है वंदना वंदना गुप्ता को संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया। वंदना गुप्ता ने नई दिल्ली में कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह संचार लेखा महानियंत्रक के पद पर कार्यरत थी। उनकी पूर्व भूमिका में जीएएसबी में प्रधान महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव, जीएसआईटीयू में वित्त नियंत्रक के पद भी शामिल है। नेक्स्ट है कोचिन शिपयार्ड ने जहाज निर्माण को बढ़ावा देने हेतु एचडी कोरियाई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एचडी कोरियाई शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित उच्च स्तरीय कार्यक्रम समुद्र से समृद्धि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मरीन टाइम सेक्टर के दौरान संपन्न हुआ। अंपायर डिक्की बर्ड का 92 वर्ष की उम्र में निधन। क्रिकेट जगत के महान अंपायर होराल्ड डिक्की बर्ड का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अपने करियर में 66 टेस्ट और 69 वनडे मैच में अंपायरिंग की। उन्होंने 3 वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायर की भूमिका निभाई। नेक्स्ट है गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन। इसका उद्घाटन गांधीनगर में महात्मा गांधी मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। गुजरात राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में देश भर से उद्यमियों, निवेशकों, मेंटर्स और नीति निर्माताओं की भागीदारी रही। यह आयोजन नवाचार को प्रोत्साहित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, उच्च विकास क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और गुजरात सरकार का एक साझा प्रतिबद्धता है। नेक्स्ट है लीप योजना। कर्नाटक सरकार ने लीप योजना यानी लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम नामक एक नई पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेंगलुरु से बाहर भी नवाचार और उद्यमिता को वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रोजगार सृजित करना और राज्य भर के उभरते टेक क्लस्टर को सशक्त बनाना और स्कूल से वैश्विक बाजार तक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। यह योजना अवसंरचना, फंडिंग और मेंटरशिप जैसी प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई ताकि नवाचार कर्नाटक के हर क्षेत्र तक पहुंच सके। बजट 1000 करोड़ का, अवधि 5 वर्ष, लक्ष्य 5 लाख रोजगार देना। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना एंड्रोथ को चालू करेगी दूसरा पनडुब्बी रोधी। भारतीय नौसेना 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम स्थित नौसैनिक अड्डे पर आईएनएस एंड्रोथ को शामिल करने जा रही है। यह दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो एयरक्राफ्ट है जो 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम में शामिल किया जाएगा। इसका निर्माण जीआरएस कलकत्ता ने किया है और यह 80% से अधिक स्वदेश निर्मित है। इसका नाम एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप पर आधारित है और इसकी भूमिका पनडुब्बी रोधी युद्ध, तटीय रक्षा, खोज और बचाव अभियान में है, जिससे आत्मनिर्भर भारत और सागर दृष्टि को मजबूती मिलेगी। के वीजा नीति की घोषणा चीन ने की है, जिसे विशेष रूप से तैयार किया गया ताकि युवा साइंस और टेक्नोलॉजी पेशेवर को आकर्षित किया जा सके। शैक्षणिक, सांस्कृतिक और उद्यमिता आधारित आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जा सके। रहने की अवधि, कई प्रवेश और रोजगार शर्तों में लचीलापन प्रदान किया जा सके। यह चीन के कार्य वीजा की तरह के वीजा के लिए घरेलू नियोक्ताओं या संस्थाओं से आमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए लॉन्चिंग की तारीख है 1 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट है एनवी इंडिया ओपन एआई समझौता। एनवी इंडिया और ओपन एआई ने के बीच एक पत्रिक आशय पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत भविष्य के एआई फैक्ट्री बनाने के लिए राजनीतिक साझेदारी स्थापित की गई, जिसमें 100 गीगावाट
एनवी इंडिया जीपीयू नेटवर्क तकनीक को ओपन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन एआई के समर्पित एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में तैनात किया जाएगा। इससे ओपन एआई सबसे बड़े भाषा मॉडल जैसे जीपीटी कोडेक्स को वर्तमान क्षमताओं से कहीं अधिक स्केल कर सकेगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सहानुकूलन होगा। एनवी इंडिया और ओपन एआई मिलकर विकास मार्ग तय करेंगे, जिससे भविष्य के लिए एआई मॉडल की दक्षता और प्रदर्शन बेहतर होगा। एमडीएल पूर्वी तट पर विश्व स्तरीय शिपयार्ड विकसित करने हेतु तमिलनाडु में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। माझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने देश के पूर्वी तट पर विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास की संभावना का पता लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है। यह राजनीतिक सहयोग महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत आता है, जो भारत सरकार द्वारा देश की समुद्री क्षमता और जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। इसके शिपयार्ड का विकास होगा भारत के पूर्वी तट में, संभवतः तमिलनाडु में, और इस समझौते का ज्ञापन हस्ताक्षर भावनगर गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत के 7 वर्ष पूरे हुए। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 7वीं वर्षगांठ 23 सितंबर को मनाई गई। देश भर में लगभग 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क और कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसका शुभारंभ सितंबर 2018 में रांची में किया गया और हर परिवार को 5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है। 2024 में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और उनके परिवार को भी इसमें शामिल किया गया और अक्टूबर 2024 में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान व्यय बंधन कार्ड के माध्यम से स्वतः कवरेज मिलेगा। इसके साथ ही लगभग 1 करोड़ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को भी इसमें शामिल किया गया। तो हमारा करंट अफेयर्स सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के नए मुद्दों के साथ। तब तक देखते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो कृपया कर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।